हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, ओके और वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन, ओके। बट कभी कभी कपल्स में ये रिप्रोडक्शन थ्रू प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है और उनका बेबी होने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बट रिप्रोडक्शन ही होता नहीं है तो बेबी कैसे फॉर्म होगा ना। तो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है जिनके थ्रू अब आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन हो जाता है। अभी हम एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ की जाती है, कैसी वर्क की जाती है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं देखते। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पार्ट्स, ओके। दैट इज first part is in vitro fertilization, then we are going to study about the surrogacy, then the sperm bank, then the twins, reproduction and healthy, okay, and last we are going to study about the population explosion. So let's get started, okay. Now many couples cannot have a children due to various reasons. In case of women, irregularity in menstrual cycle, so difficulties in oocyte production, obstacles in the oviduct, difficulty in implantation in uterus and many other reasons are responsible for this, okay. सो देखो क्या होता है, कुछ कुछ हस्बैंड वाइफ को बेबी होने के लिए डिफ़िकल्टीज आती है। वुमन में क्या होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, मतलब कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी oocytes रिलीज हो जाते हैं, कभी कभी एंडोमेट्रियल वॉल ठीक हो जाती है। दैट्स वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो बच्चा पैदा होने पे डिफ़िकल्टीज आती है, तो वो रीज़न से क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। वुमन प्रेग्नेंट होने पे डिफ़िकल्टीज आती है बिकॉज फर्टिलाइजेशन में ही डिफ़िकल्टीज आती है, या फिर डिफ़िकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेट होकर oocyte डेवलप होकर उसमें से एग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो रीज़न से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बेबी फॉर्म होने में प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। सो ऑब्स्टैकल्स इन ओविडक्ट मीन्स क्या होता है, देखो आपने ये डायग्राम देखी है, वहाँ पे ओविडक्ट में ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब ब्लॉकेज आते, ओके। यू कैन ऑब्जर्व दिस डायग्राम, यहाँ पे एक रिलीज होता है। तो कभी कभी यहाँ फिलिपिन ट्यूब में ऑब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब ब्लॉकेजेस आते हैं, ओके। सो यहाँ पे ऑब्स्ट्रैकल्स हो जाते हैं मीन्स ब्लॉकेजेस आते हैं और एक यूटेरस तक नहीं आता है और यहाँ से मेल गैमेट्स जो है मतलब स्पर्म है वो वजाइना थ्रू एंटर होता है, वो यहाँ तक भी नहीं आता है, मतलब फिलिपिन ट्यूब से एक यूटेरस में नहीं जा सकता है और वजाइना थ्रू स्पर्म फिलिपिन ट्यूब में नहीं जा सकता है, ओके। मतलब क्या होगा, फिलिपिन ट्यूब के यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट्स आ गए, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्स्टैकल्स इन द ओविडक्ट। तो ये सब रीज़न से बच्चा होने के लिए डिफ़िकल्टीज आती है फीमेल में। सो द नेक्स्ट इज absence of sperm in the semen, slow movement of sperm in the semen are the reason in case of mix. Then absence of sperm in the semen, कभी कभी क्या होता है, मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे स्पर्म नहीं होते हैं, मतलब एडिक्वेट हो जाते हैं और पूरे होते स्पर्म्स सेमेंस में। देन नेक्स्ट इज स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है वो एनर्जेटिक नहीं होते हैं, स्लो मूवमेंट्स करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फीमेल गैमेट की लाइफ मीन्स एक की लाइफ 24 आवर्स की होती है। तो स्पर्म जब लेट पहुँचेगा वो एनर्जेटिक नहीं रहता है ना, तो वो लेट पहुँच जाता है वहाँ पे और दैट्स वाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक है वो क्या होता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ एनोमलाइज इन द स्पर्म, मतलब क्या, ये जो स्पर्म है उनके भी कभी कभी एबनॉर्मलिटीज़ होती है। एनोमलाइज मतलब एबनॉर्मलिटी ऑफ द स्पर्म। तो ये रीज़न से मेल केस में भी ये सब सारे रीजंस मेल केस में भी होते हैं, तो उनके वजह से भी क्या होता है, कभी कभी बच्चा होने में डिफ़िकल्टीज आती है। मतलब डिफ़िकल्टीज आर फेसिंग इन बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे नहीं है कि फीमेल्स में ही प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी मेल्स में भी प्रॉब्लम होते हैं। मेल के स्पर्म में अब्सेंस होता है,
लो लेवल के स्पर्म रहते हैं, स्पर्म एनर्जेटिक नहीं रहते, स्मॉल मूवमेंट्स रहता है उसका, ओके, और स्पर्म एनॉर्मलाइज भी होते हैं, मतलब एबनॉर्मल होते हैं. But now with the help of advanced medical technique like IVF, in vitro fertilization, surrogacy, sperm bank and the childless couple can have a child. बट अभी हम एडवांस मेडिकल टेक्निक के हेल्प से बच्चा पैदा कर सकते हैं. कौन से है वो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी? लाइक IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देन सरोगेसी, देन स्पर्म बैंक. तो ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अवेलेबल है. सो चाइल्डलेस कपल कैन हैव चाइल्ड. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिनको बच्चा नहीं हो जाता है उनको क्या होगा, अभी बच्चा हो जाएगा ड्यू टू दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट इज, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या है वो आज हम स्टडी करने वाले. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF. ओके, so in this technique fertilization is brought about in the test tube and the embryo form is implanted in uterus of woman at appropriate time. See, क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट का, मीन्स जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, सो हस्बैंड के मेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म और वाइफ के फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवम, वो बाहर निकाले जाते हैं बॉडी के उनके. ओके, इन दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी में. और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं. टेस्ट ट्यूब मतलब क्या? टेस्ट ट्यूब पता है ना, एक ग्लास ट्यूब होता है, उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं. ओके, तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले जाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब में एक क्या होता है, उनका यूनियन किया जाता है, मतलब एक साथ वो जमा हो जाते हैं, उनमें फ्यूजन होता है. ओके, और टेस्ट ट्यूब में एक साथ वो जमा हो जाते हैं, उनका टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है. ओके, और उसके फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है. जाइगोट मतलब क्या, स्पर्म और एक सेल एक होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है. ओके, सो उनका कुछ स्टेज तक, मतलब डिवीजन होने तक, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक छोटा सा एम्ब्रियो बनने तक उन्हें वो टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप किया जाता है. वो जाइगोट को डिवीजन होने तक टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है और जब वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब वो फीमेल के यूटेरस में डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है आर्टिफिशियली. सो दिस इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, नॉट अ नेचुरल प्रोसेस. सो दिस इज अ कॉल्ड एज अ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. ये डायग्राम में अभी हम पढ़ेंगे. डायग्राम में देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो लिखा है वहाँ पे देखो, फर्स्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी देते. फर्स्ट क्या करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी देते फीमेल को, जिससे क्या होता है, एग और ओवम फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट होता है उस. ओके, सो एग को फीमेल के यूटेरस से बाहर निकाला गया है. सेकेंड डायग्राम में देखो, एग को क्या निकाला गया है, बाहर निकाला गया है यूटेरस से. देन उसको वैक्यूम पंप में रखते हैं, एग एंड ओवम को. एग मतलब ओवम. ओके, सो स्पर्म प्रिपेयर करते हैं, स्पर्म भी निकालते हैं मेल पार्ट से. ओके, और उनको भी एक ट्यूब में रखा जाता है. देन नेक्स्ट देखो, फिफ्थ में देखो, अभी उन दोनों को, स्पर्म और एग को एक ग्लास के ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है. तो स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, एक हो जाते हैं, उनका यूनियन होता है. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. उससे क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है. ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज एम्ब्रियो बनने तक वो टेस्ट ट्यूब में ही होता है. आफ्टर दैट, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो बनने के बाद उसको फीमेल के यूटेरस में क्या करते हैं, इम्प्लांट किया जाता है, डाला जाता है. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम नंबर 6, वो क्या किया है, इम्प्लांट किया है फीमेल के यूटेरस में. एग और स्पर्म का एम्ब्रियो जब बनता है, तब जब उनका माइटोटिक डिवीजन होके जब एम्ब्रियो बनता है तब उनको किधर डाला जाता है, यूटेरस में डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. So IVF technique is used for having the child in case of those childless couple who have problem like a less sperm count, obstacles in oviduct etc. अभी ये IVF के बारे में आपको समझा कि ऐसी प्रोसेस होती है, लेकिन IVF कब किया जाता है वो आपको पता है क्या? ये IVF की टेक्निक यूज़ किया जाती है चाइल्डलेस कपल, मीन्स जिनको चाइल्ड हो नहीं सकता, उन कपल में ये टेक्निक यूज़फुल होती है. ओके, सो देखो, जिनमें लेस स्पर्म काउंट होता है, जो हस्बैंड है, जो मेल पर्सन है,
उनमें लेस स्पर्म काउंट रहता है, मीन्स नॉर्मल जो काउंट है स्पर्म का उतना नहीं रहता है, उससे कम रहता है, तो ये आईवीएफ की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और सेकेंड इज ऑब्स्टैकल्स इन ओविडक्ट, वो तो आपको पता है, मतलब क्या, ब्लॉकेज इन फिलिपिन ट्यूब, ओविडक्ट को ब्लॉकेज आते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फिलिपिन ट्यूब है वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, तो एग और ओवम यूटेरस में नहीं एंटर होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। जब एग और ओवम यूटेरस में आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। सो ये टेक्निक से क्या होता है, ये सिचुएशन में ये टेक्निक यूजफुल हो जाती है। सो द आईवीएफ टेक्निक इज यूज फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस couple. Now the next modern technology we are going to study about the surrogacy. So some women have problem in implantation of embryo in uterus. Okay, कुछ वुमन में क्या होता है, प्रॉब्लम होते हैं यूटेरस में, यूटेरस की वॉल का मेंटेनेंस नहीं रहता है यूटेरस में। ओके, मीन्स वो वॉल है ना वो ठीक नहीं बना रहता है। सो दैट्स वाई सम वुमेन्स हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस, मतलब एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट करने के लिए प्रॉब्लम्स हो जाते, तो वो वुमेन्स एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर सकती है यूटेरस में। ओके, सो सच वुमन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निकल कॉल्ड एज अ सरोगेसी। ओके, सो देखो आईवीएफ की जो टेक्निक है वो हमारे पुराणों में और शास्त्रों में भी लिखी हुई है, मतलब महाभारत पता है आपको, उसमें क्या है, एक वर्णन किया है। जो द्रोणाचार्य है ना, लाइक कौरव और पांडव के गुरु, ओके, उसे होता है, तो ऐसे कहा जाता है कि वो द्रोण में बर्थ हो गए थे, मतलब द्रोण में पैदा हो गए। ओके, सो उस टाइम टेस्ट ट्यूब को द्रोण बोलते थे। टेस्ट ट्यूब मीन्स बॉडी के बाहर, मदर और फादर के बॉडी के बाहर उनका एम्ब्रियो फॉर्म होता है और बाद में उनको यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ओके, दिस इज अ आईवीएफ टेक्नोलॉजी। तो ये अभी से नहीं है, वो क्या है, पुरातनों से है। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है, जिन वुमन में यूटेरस का प्रॉब्लम होता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए, उस वुमन सरोगेसी करती है। वो वुमन क्या करती है, सरोगेसी करती है। तो ये वुमन से सरोगेसी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो लोग यूज़ करते हैं। So in this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having a problem in implantation of uterus. तो देखो जिस वुमन को माँ बनना है, जो माँ बनना चाहती है, ओके, तो वो लोग ये सरोगेसी वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं ये टेक्निक में, oocyte कलेक्ट किया जाता है ओवरी से, वुमन के ओवरी से। ओके, और जिनको क्या है, यूटेरस में प्रॉब्लम है, यूटेरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है, वो लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं। सो दैट oocyte इज फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड। वो ओवरी से oocyte लिया, मीन्स ओवम लिया, अब उस ओवम को जो हस्बैंड है उसके स्पर्म के साथ यूनियन किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है, मीन्स मॉम से ओवम कलेक्ट किया जाता है और डैड से क्या करते हैं, कलेक्ट स्पर्म कलेक्ट किया जाते हैं। उनको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और उनको टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, उसका फ्यूजन किया जाता है। ओके, द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग नॉर्मल यूटेरस। वो गैमेट का फ्यूजन हो गया अभी, मेल और फीमेल गैमेट का, उसके बाद में एम्ब्रियो बना जाता है, टेस्ट ट्यूब में ही बनता है। ओके, और ये एम्ब्रियो को मदर के यूटेरस में, मतलब दूसरे वुमन के यूटेरस में छोड़ देते, वो एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है। ओके, मॉम और डैड जो होते हैं उनका मेल और फीमेल गैमेट्स रहते हैं। ओके, लेकिन वो किधर रहता है, दूसरे वुमन के यूटेरस में वो एम्ब्रियो क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। जिस वुमन का यूटेरस हेल्दी हो, नॉर्मल हो, उस वुमन के यूटेरस में ये एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है। मीन्स हस्बैंड और वाइफ के ही एग सेल और स्पर्म सेल्स होते हैं, उनका ज़ाइगोट बना के सिर्फ अनदर वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। क्रोमोसोम, जीन, ये सब हस्बैंड और वाइफ के ही होते हैं। सिर्फ डिलीवरी बेबी की जो है वो दूसरे वुमन से किया जाती है। 9 मंथ्स उस वुमन के यूटेरस में बेबी डेवलप होता है। ओके, बट वो बेबी किसका होता है, हस्बैंड और वाइफ का होता है, बिकॉज स्पर्म सेल और एग सेल किनके हैं, इनके हैं ना, हस्बैंड और वाइफ के। वो सिर्फ क्या करती है, यूटेरस में डेवलप करती है एम्ब्रियो।
So such woman in whose uterus the embryo is implanted is called as a surrogate mother. ऐसी जो दूसरी वुमन होती है जिसका काम क्या है, सिर्फ एम्ब्रियो इम्प्लांट करना अपने यूटेरस में और 9 मंथ्स बेबी का डेवलपमेंट करना, और डिलीवरी होने के बाद वो फिर बेबी जो है वो उस हस्बैंड और वाइफ को देती है वो वुमन. ओके, सो हस्बैंड वाइफ के स्पर्म सेल और एग सेल से ही फॉर्म होता है बेबी, लेकिन वो दूसरे वुमन के यूटेरस में डेवलप किया जाता है. जो जाइगोट है वो वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है अनदर वुमन के. ओके, और सिर्फ वो वुमन बेबी को क्या करती है, 9 मंथ्स डेवलप करेगी. दैट वुमन इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर. उसके कोई भी गुण बच्चों में नहीं आती है, सिर्फ उसका काम क्या होता है, बच्चों को 9 मंथ्स डेवलप करना अपने यूटेरस में, और डिलीवरी होने के बाद वो हस्बैंड और वाइफ को फिर से क्या करती है, वो बेबी वापस करती है. ओके, so this is a surrogacy. This is called as a surrogate mother. Now the next modern technology we are going to study about the sperm bank. Okay, so there are various problem in sperm production are mentioned above in case of many men. Okay, बहुत सारे मेल पर्सन में वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन से. कभी कभी मेल में स्पर्म काउंट्स क्या होता है, कम होता है. सो एज टू हैव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच कपल, तो ऐसे मेल पर्सन के लिए स्पर्म बैंक की कंसेप्ट डेवलप की गई है. जैसे ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, वैसे ही स्पर्म बैंक में क्या होता है, स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और वो प्रिजर्व भी किया जाता है. ओके, सो न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पर्म बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक. ओके, तो ये स्पर्म बैंक ब्लड बैंक जैसी ही है और ये क्या है, न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, so semen ejaculated by the desired man is collected after their through physical and medical checkup and store in the sperm bank. Okay, तो मेल पर्सन क्या करते हैं, इजैकुलेशन के प्रोसेस के बाद स्पर्म स्टोर करते हैं स्पर्म बैंक में, और ये स्पर्म कलेक्ट किया जाता है आफ्टर देयर थ्रू फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप. ये स्पर्म का फिजिकल और मेडिकल चेकअप करके फिर वो स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक में. ओके, सो स्पर्म डोनेट भी किया जाता है स्पर्म बैंक में. सो एज पर द विश ऑफ नीडफुल कपल oocytes ऑफ वुमन ऑफ द कंकर कपल इज फर्टिलाइज बाय IVF टेक्निक यूजिंग द सेमेन फ्रॉम स्पर्म बैंक. जो कपल को बेबी चाहिए और उनको हो नहीं रहा है बेबी बिकॉज ऑफ लेस स्पर्म काउंट ऑफ मेल पर्सन, तो स्पर्म बैंक से ये मेल क्या करते हैं, स्पर्म बैंक से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इज IVF, द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो द रिजल्टेंट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सेम वुमन. तो अगर किस हस्बैंड के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमेंस में लेस स्पर्म काउंट है, तो कोई अनादर मेल पर्सन होता है वो अपने स्पर्म क्या करता है, डोनेट करता है, और उसके स्पर्म से जिसको माँ बनना है वो वुमन अनादर मेल पर्सन के स्पर्म खुद में क्या करती है, इम्प्लांट करती है. अनादर मेल पर्सन के स्पर्म खुद के यूटेरस में इम्प्लांट करती है और फर्टिलाइजेशन किया जाता है. आफ्टर दैट एम्ब्रियो डेवलप होता है और बेबी भी फॉर्म होता है. और जो सेमेन डोनर है, जो स्पर्म डोनेट करता है, अनादर मेल पर्सन जो होता है स्पर्म डोनेट करता है, उसका नाम सीक्रेट रखते हैं एज पर दी लॉ. एज पर दी लॉ सेमेन डोनर का नाम क्या रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं. सो द नेम ऑफ सेमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर दी लॉ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी ट्विन्स. ओके, देखते हैं. टू एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस एंड टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर साइमल्टेनियसली. देखो, कभी कभी टू एम्ब्रियो और टू एम्ब्रियो एक साथ क्या होते हैं, यूटेरस में डेवलप होते हैं. ये जो टू एम्ब्रियो है वो एक साथ एक यूटेरस में डेवलप होते हैं और उससे 2 बेबी और 3 बेबी फॉर्म होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्विन्स और ट्रिपलेट्स. 2 बेबी फॉर्म हो गया तो उसको बोलेंगे ट्विन्स, और 3 बेबी फॉर्म हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स. और एक एम्ब्रियो से मीन्स एक जाइगोट से 2 जाइगोट्स बनते हैं और 2 एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं, ऑफरिंग्स फॉर्म होते हैं, उनको ट्विन्स बोलते हैं. और वो एक साथ डिलीवर भी होते हैं साइमल्टेनियसली. सो दीज ऑफरिंग्स आर कॉल्ड एज अ ट्विन्स. ओके, सो मेनी कपल्स हैव ट्विन्स. देयर आर 2 main type of twins.
मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। बहुत सारे कपल्स को ट्विंस बेबी होते हैं। सो देर आर टू टाइप ऑफ ट्विंस, विच वन? फर्स्ट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड द डाइजाइगोटिक ट्विंस। अभी ये दो टाइप है ट्विंस के, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। ओके, सी द मोनोजाइगोटिक इमेज देखो, एक जाइगोट डिवाइड होके उससे दो पार्ट बनते हैं। सो दिस इज अ मोनोजाइगोटिक, मतलब एक ही जाइगोट का फ्यूजन होता है, मतलब स्पर्म और एक ही होता है, उससे जाइगोट फॉर्म होता है और उससे दो जाइगोट बन के ट्विंस फॉर्म होते, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनोजाइगोटिक। अभी डाइजाइगोटिक देखो, दो स्पर्म और दो एग रहता है। ओके, वो फर्टिलाइज होता है और टू डिफरेंट जाइगोट्स फॉर्म करता है। ओके, तो उससे टू डिफरेंट एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। सो टू डिफरेंट एम्ब्रियो फॉर्म हो गए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ डाइजाइगोटिक ट्विंस. So the monozygotic twins are formed from single embryo during early period of embryonic development. Within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into two groups. देखो कभी कभी क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फर्स्ट एक ही ओवम होता है और बहुत सारे स्पर्म होते हैं. ओके, सो एक स्पर्म और एक ओवम का यूनियन होता है, एक स्पर्म और एक ओवम का यूनियन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है. तो उस जाइगोट के डिविजन्स होते हैं टू ग्रुप्स में, डिफरेंट टू ग्रुप्स में होते हैं. ओके, सो टू डिफरेंट एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं. मीन्स उनका जो क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन जो है, उनका जीनोम जो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो का बिल्कुल सेम है, बिकॉज वो एक ही स्पर्म और एक ही एग से बने हुए हैं. ओके, तो उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होता है और वो दिखने में भी कैसे लगते हैं? बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं. सो दिस इज ट्विंस और दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, बिकॉज वो एक स्पर्म और एक ओवम से जाइगोट बन के फॉर्म हो गए. सिर्फ जाइगोट क्या हो गया? वो डिवाइड हो गया. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस मीन्स एक ही जाइगोट से बनते हैं. मोनो मीन्स एक सिंगल, जाइगोट मीन्स जाइगोटिक मीन्स जाइगोट. मोनोजाइगोटिक ट्विंस मीन्स एक ही जाइगोट का डिवीजन होके वो ट्विंस बनते हैं. दोज टू ग्रुप्स डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियो एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म. तो ये ट्विंस, मोनोजाइगोटिक वाले ट्विंस जेनेटिकली भी एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं. सो दिस इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. You can observe in the diagram. So due to this, such twins are exactly similar in their appearances and their gender is also same. Okay, that is both will be either boy and girls. और ये जो ट्विंस होते हैं उनका अपीयरेंस एक दूसरे से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और उनका जेंडर भी सिमिलर होता है, बिकॉज मेल गैमेट भी सेम होता है. वाई वाले है तो लड़का होगा, बेबी बॉय होगा. एक्स वाला है तो लड़की होगी, बेबी गर्ल होगी. सो that is both will be either boy or girl. So in case of monozygotic twins, if the embryo cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation. देखो फर्टिलाइजेशन के 8 दिन से पहले ही अगर उनका डिवीजन होता है तो वो सेपरेट बच्चे डेवलप होते हैं, हेल्दी डेवलपमेंट होता है उनका. लेकिन आफ्टर 8 डेज, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 डेज उनका जाइगोट का डिवीजन होता है. तो क्या होता है? उनमें सिमेंस ट्विंस बनते हैं. मीन्स उनके बॉडी पार्ट यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे को जॉइन होते हैं. मीन्स एक ही हेड होता है और बाकी बॉडी पार्ट अलग होते हैं, या फिर हैंड होते हैं, बाकी सब जॉइंट होते हैं. चेस्ट से जॉइंट होते हैं कोई बेबीज. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. देखो वो चेस्ट से जॉइंट है लेकिन वो पूरे अलग बेबी है, लेकिन चेस्ट उनका क्या है? जॉइंट हो गया है. ओके, ये वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दोनों बच्चे चेस्ट से जॉइंट होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिनामिन्स ट्विंस. यू कैन ऑब्जर्व इन दी डायग्राम. सो सच ट्विंस आर born with the some part of body joined to each other. Some organs are common in such twins. Okay, so कुछ ट्विंस born होते हैं सेम पार्ट ऑफ द बॉडी joined to each other. You can observe in the diagram. कुछ ट्विंस के ऑर्गेन्स भी क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. लाइक एक ही हेड होता है, हेड कॉमन होता है, हैंड कॉमन होता है, दोनों को एक ही चेस्ट होता है, लाइक दैट.
So next is occasionally two oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by two separate sperm and thus two zygotes are formed. Okay. रेयरली क्या होता है, कभी कभी ओवरी में से एक ही साथ दो ओवम रिलीज किया जाता है, मीन्स टू एग्स बनते हैं और मेल गैमेट में स्पर्म तो बहुत होते हैं, तो टू एग सेल के साथ दो डिफरेंट स्पर्म जो है वो यूनाइट होकर फ्यूजन होता है उनका. ओके. सो टू डिफरेंट जाइगोट्स बनते हैं और उनके टू डिफरेंट एम्ब्रियो फॉर्म होता है और वो टू डिफरेंट एम्ब्रियो डेवलप होकर डिफरेंट बच्चे बॉर्न हो जाते हैं. अगर एक स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाला है और दूसरा स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाला है, तो एक बॉय होगा और दूसरी गर्ल होगी. बिकॉज स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम है तो गर्ल होगी. मेल स्पर्म का वाई क्रोमोसोम है और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा. और वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, दिखने में भी सिमिलर नहीं होंगे. ओके. सो टू एम्ब्रियो आर फॉर्म फ्रॉम those two zygotes and both of those embryo are separately implanted in the uterus and the zygotic twins are delivered after complete development. दो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं टू zygote से, दैट यू नो, और वो दोनों एम्ब्रियो यूटेरस में सेपरेटली डेवलप होते हैं, इम्प्लांट होते हैं. और अभी जाइगोटिक ट्विंस में देखो, डाई मतलब टू और जाइगोटिक मतलब जाइगोट, तो ये जाइगोटिक ट्विंस डिलीवर होंगे आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड मे बी सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर. तो ये टाइप के ट्विंस जेनेटिकली डिफरेंट होंगे और जेंडर से सेम भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, सेम भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे. सेम जेंडर वाले भी बेबी फॉर्म होंगे और डिफरेंट जेंडर वाले भी बेबी फॉर्म होंगे. या तो दोनों गर्ल्स होंगे या फिर गर्ल बॉय होंगे. गर्ल्स भी वो होंगे तो भी वो दिखने में कैसे दिखेंगे, अलग देख सकते हैं. ओके. सेम नहीं दिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड एज अ हेल्थ. नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ हेल्थ. इन आवर कंट्री there seems to be a lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social custom, traditions, illiterature, shyness, etc. देखो, हमारे देश में, हमारे कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन. हमारा कल्चर थोड़ा क्लोज है, तो इलिटरेचर जो होते हैं कोई लोग, और कोई लोग कैसे होते हैं, शाय होते हैं, शर्माते हैं. दैट्स वाई हमारे कंट्री में क्या है, अवेयरनेस बहुत कम है. ओके. सो स्पेशली देयर सीम्स टू बी इनडिफरेंसेस टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन. जो फीमेल के प्रॉब्लम्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ फीमेल्स बहुत शाय फील करती है, वो ओपनली नहीं बोल सकते बिकॉज उतना अवेयरनेस हमारे कंट्री में नहीं है बिकॉज ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके. सो बिकॉज ऑफ हमारे कंट्री में अवेयरनेस बहुत कम है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. सो नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ वुमन. Nowadays women are working at par with men. Due to this they have to stay outdoor for whole day. Bleeding occur during menstrual cycle. Menstrual cycle से क्या होता है, जो वर्किंग वुमन होती है, जो बाहर काम करती है, वो कभी क्या होता है, वर्किंग के वजह से वो उनको होल डे बाहर ही रहना पड़ता है. ओके. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो वो ब्लीडिंग होता रहता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी वुमन के हेल्थ को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है. ओके. उनको वेरियस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. सो ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन्स नीडेड टू बी अ मेंटेन क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज. तो जेनेटल ऑर्गन्स का मीन्स हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स का, लाइक वजाइना का क्लीननेस, हाइजीन टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना पड़ता है. नहीं तो क्या होगा, प्राइवेट ऑर्गन को इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. सो सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइजेस इन मेन टू. इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ द जेनिटल्स. मेन में भी मेल रिप्रोडक्टिव
की प्रॉब्लम्स होती है. सो इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ द जेनाइटल्स. तो मेल ने भी उसके जेनाइटल पार्ट्स का प्राइवेट ऑर्गन मतलब मेल पेनिस क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, वो ज़रूरी है. यू हैव टू क्लीन दैट पार्ट टाइम टू टाइम, नहीं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा. सो द नेक्स्ट, among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occur on a large scale. Both of these diseases are caused by bacteria. तो कुछ ऐसे सेक्शुअल डिसीज होते हैं लाइक सिफिलिस एंड गोनोरिया, तो ऐसे सेक्शुअल डिसीज बैक्टीरिया कॉज करते हैं. ओके, सो ऑकरेंसेस ऑफ चांस मतलब पैचेस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जेनाइटल, रैशेस, फीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स एंड एलोपेशिया. ओके, सो देखो सिफिलिस इज अ सेक्शुअल डिसीज. तो जब सिफिलिस होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट पे पैचेस डेवलप होते हैं, मीन्स दाग पड़ते हैं. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. देन उसके बाद जेनेटल्स में भी पैचेस आते हैं, रैशेस आते हैं होल बॉडी पे. ओके, फीवर आता है कंटिन्यूसली. क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशंस होता है. इन्फ्लामेशंस मीन्स जॉइंट स्वेल होती है, रेड हो जाती है, पेन होता है जॉइंट्स में. देन एलोपेशिया भी होता है. एलोपेशिया मतलब गंजापन. तो ये सब सिफिलिस के सिम्टम्स है. ओके, these are the whole symptom of syphilis. So painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis. अभी गोनोरिया के सिम्टम्स देखते हैं. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेक्शुअल डिसीज. गोनोरिया एक सेक्शुअल डिसीज का भी टाइप है. तो विच सिम्टम्स आर प्रोड्यूसेस इन गोनोरिया देखते. फर्स्ट इज पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. यूरिनेशन के टाइम में पेनिस में से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है. यूरिन जब बाहर आता है तो वो बहुत पेनफुल कंडीशन में होता है, दर्द होता है वहाँ पे. देन वहाँ पस भी फॉर्म होता है थ्रू पेनिस एंड वजाइना ऑल्सो. देन यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इन्फ्लामेशंस होता है, मतलब वहाँ पे भी टेंडरनेस और पेन होता है. एनस में भी पेन होता है, थ्रोट में भी पेन होता है, आईज भी पेन करने लगते हैं. सो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉपुलर एक्सप्लोजन. ओके, देखो हमारे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कैसे होता है. देखो इन 1991 में यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. 1991 में 23 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन थी. देन 1911 में 25 करोड़. देन 1921 में 25 करोड़. देन 1931 में भी 27 करोड़ थी. 1941 में 31 करोड़. देन 1951 में 35 करोड़. 1961 में 43 करोड़. 1917 में 54 करोड़. देन 1981 में 68 करोड़ पॉपुलेशन थी. 1991 में 84 पॉपुलेशंस थी, 84 करोड़. सो देन 2000 में 1 बिलियन क्रॉस किया था पॉपुलेशन ने. देन 2011 में अभी 1 to 1 बिलियन है. ओके, सो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत नीड है अभी. सो ये एक्सेसिव ग्रोथ है पॉपुलेशन का. इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत पॉपुलेशंस ग्रो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ओके, सो ये टेबल से आपको पता चला ना कि कितना फास्ट ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का इंडिया में. सो वी हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रेसिंग पर कैपिटा इनकम, डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीजिंग लोन, स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. तो आपको और हमको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा. पॉपुलेशंस बढ़ती ही जाएंगी, लाइक एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, देन डिक्रीजिंग पर कैपिटाइट इनकम, देन इंक्रीजिंग लोन, स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. सो देर इज़ अ ओनली वन सोल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स इज it is a population control. family planning is essential for this. okay, so तो ये सब का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल होना चाहिए. सो फैमिली प्लानिंग बहुत इसेंशियल है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए. ओके, देखो किसी एक फैमिली में 4 मेंबर्स है और उनका मंथली इनकम है 1000. दूसरी फैमिली में 8 मेंबर्स है और उनका भी मंथली इनकम कितना है, 1000 है. तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा. फैमिली ए का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा. आपको क्या लगता है किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, फैमिली ए का. ओके, देखो जितना फैमिली कम होती है उसी तरह देश के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है और ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो जाती है. ओके, सो हमें ये लेसन से क्या लेना पड़ता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना ज़रूरी है. ओके, सो थैंक यू.